हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेग त्रिपाठी सर पे। मैं वेग त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और भारत, इन चारों में क्या खिचड़ी पकड़ी है, इनका आपस में रिलेशनशिप, इनके प्रॉब्लम्स और इनके कॉन्सिक्वेंसेस। आइए देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इजराइल, मोहम्मद हुसैनी और ये इजराइल के नेतन्याहू, इन दोनों में क्या है, आपस में कट्टर दुश्मनी है। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, इनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि दोनों ही भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये पाकिस्तान के कराची में स्थित है। जी हाँ, जो कराची शहर है वहाँ पे ये स्थित आपका ग्वादर पोर्ट। अब याद रखिएगा, ग्वादर पोर्ट से ही जो पाकिस्तान है अपना 60% का व्यापार यहीं से करता है। जो ग्वादर पोर्ट है, इसी से जो आपका पाकिस्तान है वो 60% जो आपका ट्रेड है वो यहीं से करता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे सीपैक भी बन रहा है। जी, यहाँ पे सीपैक भी बन रहा है। अब सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो वो यहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया इससे ज़्यादा दूर है नहीं। आपको पता है गुजरात और मुंबई के कोस्ट यहाँ से बहुत नज़दीक है, और चाइना ने यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसने अपने यहाँ पे नेवल बेस बना लिया। पहले तो कहा था कि हम सिर्फ ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने अपना नेवल बेस बना लिया है। ठीक है, तो उसको काउंटर करना था, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहीं पे हमारे पास आ गया चाबहार पोर्ट। जी हाँ, चाबहार पोर्ट ये ईरान और अमेरिका ने मिलकर डेवलप किया है। अब इस चाबहार पोर्ट के मदद से ही हम लोग जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं, यानी जितने भी कंट्रीज स्थान से ख़त्म, जिनका नाम स्थान से ख़त्म होता है, हम उन सबसे ट्रेड करते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती है, तो वो भी हम इसी पोर्ट के ज़रिए वहाँ उन तक अपना जो भी सामान है वो पहुँचाते हैं। अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये चाबहार और ग्वादर पोर्ट ये कहा जाता है कि करीब 80+ किलोमीटर के आसपास है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। यानी यहाँ पे अगर कोई बदतमीजी की चाइना ने या पाकिस्तान ने, तो हमको यहाँ पे बहुत आसानी से काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी आ जाता है, जो कि है अमेरिका। अमेरिका और ईरान का बिल्कुल नहीं बनता। जी, अमेरिका और ईरान आपस में बहुत दुश्मन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये ईरान भी इसको डेवलप करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ है। अमेरिका कहते हैं नहीं, आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करोगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत पहले सैंक्शंस लगा दिया गया था। सैंक्शंस यानी क्या होता है, इसके ट्रेड पे, व्यापार पे रोक लगा दिया गया, जिससे इसकी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो हाल के सालों में बहुत परेशान रहे ये लोग, लेकिन फिर भी इंडिया इसका सपोर्ट करता रहा है। अब अमेरिका भी इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन अभी ईरान और अमेरिका में बहुत पंगा हुआ था। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, उसी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब हुआ क्या है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ईरान ने क्या किया है, ईरान इश्यूज वारंट, अरेस्ट वारंट अगेंस्ट ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और ईरान ने इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी अमेरिका जैसे एक सुपर पावर कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल। कहते हैं इट आस्क्स इंटरपोल फॉर असिस्टेंस इन डिटेनिंग यूएस प्रेसिडेंट ओवर सुलेमानीज किलिंग। अब आपको जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पे जीएस की, वो ये है कि जो इंटरपोल है इसमें कितने सदस्य हैं, इंटरपोल में टोटल कितने कंट्रीज और ये कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ। ये फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर्स। कहता है ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट एंड आस्क्ड इंटरपोल फॉर help in detaining US President Donald Trump and dozens of others in beliefs carried out the US drone strike that killed a top Iranian general in Baghdad, a local prosecutor reportedly said on Monday. अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ है। बगदाद, मैंने कहा था अखबार जब भी किसी कंट्री का नाम छापता है तो अखबार जो है वो कंट्री का नाम नहीं लेते, उस देश की राजधानी की बात करते हैं। बगदाद इराक की कैपिटल है, ठीक है जी। अब ये इन्होंने कहा था, ईरान ने कहा इंटरपोल को कि अगर आपको कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप दिख जाए ना, तो उनको डिटेन कर लीजिएगा। डिटेन मतलब होता है उनको धर दबोचिएगा, पकड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया गया है, इट बिलीव्स यानी उनका मानना है कि उन्होंने ही अटैक करवाए थे, यूएस ड्रोन के अटैक करवाए, जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी। Tehran prosecutor Ali Qasim-Heir said Mr. Trump and more than 30 others whom Iran accuses यानी होता है आरोप लगाना, of involvement in Jan 3 strike, यानी जनवरी 3 को मार दिया था, strike and killed Qasim Soleimani in Baghdad, फेस मर्डर एंड टेररिज्म चार्जेस। जी हाँ, प्रोसिक्यूटर यानी वकील होता है। तो तेहरान यानी क्या है, जो ईरान का कैपिटल है उसका तेहरान है, ठीक है। इराक का बगदाद है, ईरान का कैपिटल तेहरान। तो उनका जो प्रोसिक्यूटर, उनके जो वकील, वो कहते हैं कि जो मिस्टर ट्रंप थे, उनके साथ 30 लोग और थे, जिन पे आरोप लगाया गया है कि जनवरी 3 को जो स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक यानी जो हमला किया गया था, उसमें कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, और उनके ऊपर मर्डर और टेररिज्म के मुकदमे, चार्जेस यानी उन पर आरोप लगे हैं। द स्टेट रन IRNA न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड। स्टेट रन, अभी यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट मतलब होता है देश। तो ईरान का जो एक न्यूज़ एजेंसी है IRNA, उनके मुखातिब उन्होंने ये बात कही है। मिस्टर अल कासिमेर डिड नॉट आइडेंटिफाई एनीवन एल्स सॉट अदर देन मिस्टर ट्रंप। उन्होंने भाई मिस्टर ट्रंप को छोड़कर और किसी की बात ही की नहीं, बट स्ट्रेस दैट ईरान वुड कंटिन्यू टू परस्यू हिज प्रोसिक्यूशन इवन आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी ईयर्स। तो परस्यू यानी क्या, फिर भी चलता रहेगा। कहते हैं अगर प्रेसिडेंसी ईयर्स एंड हो जाते हैं, जब ये अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे, आपको पता है नवंबर में जो है प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं बनते, उसके बाद भी उनके ऊपर मुकदमा हम लोग चलाते रहेंगे।
इंटरपोल बेस्ड इन लायोन फ्रांस। अब इंटरपोल है कहाँ पे, बेसिकली उसका जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, लायोन फ्रांस में है। डिड नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो इन्होंने जो भी बात कही ईरान ने, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इंटरपोल के जो लोग हैं उन्होंने इसमें कोई टिप्पणी नहीं की। मिस्टर अल कासिम ऑल्सो कोटेड एज सेइंग, कोटेड यानी वो जो कह रहे थे उनको जो लिखा गया, उनकी बात को जो सुना गया, सेइंग दैट ईरान रिक्वेस्टेड अ रेड नोटिस। अबे रेड नोटिस क्या होता है? रेड नोटिस यानी कि इंटरपोल के अंदर जितने भी देश आते हैं, जब किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो रेड नोटिस जाहिर कर देते, मतलब दिया जाता है। तो अगर किसी कंट्री की जितनी पुलिस है सब उसको ढूंढने लग जाती है, तो अगर वो कहीं पे दिखता है तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। We put out for Mr. Trump and others, which represents the highest level arrest request issued by Interpol। भाई इन्हें ये तो मजाक कर रहा है। Local authorities generally make arrest on behalf of यानी क्या होता है, किसी के बदले कोई काम करना। behalf of the country that requested। होता क्या है कि इंटरपोल जब कोई ऐसा रिक्वेस्ट डालता है तो जो कंट्री रिक्वेस्ट डालता है तो उसके मतलब उसके लिए कोई और कंट्री उस मुलजिम को पकड़ लेती है और उनको एक्स्ट्राडिट करती है, यानी उनको जिस कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है, जिसने आरोप लगाया, उस कंट्री उसको भेज दिया जाता है। द नोटिस cannot force countries to arrest the extradite suspects। ठीक है, बट एक्स्ट्राडिट मैंने बताया ना कि भाई जो भागे उनको सस्पेक्ट्स है नहीं, जिस पे आरोपी है, जो भागे हुए हैं उनको क्या करना है, पकड़ना होता है। लेकिन ये जो कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते आप, ये तो कंट्रीज के ऊपर है। अगर आप उनके अच्छे दोस्ताना संबंध है तो वो आपके लिए काम करेंगे, वरना आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको अरेस्ट ही करो। बट कैन पुट गवर्नमेंट लीडर्स ऑन द स्पॉट एंड लिमिट सस्पेक्ट्स ट्रैवल। लेकिन इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा ट्रैवल करने नहीं देंगे, यानी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे ट्रैवल करने का। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो उसको ट्रैवल भी नहीं करने देंगे। ब्रैन हुक, यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईरान, डिसमिस द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इन सऊदी अरेबिया ऑन मंडे। इट्स अ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा यानी क्या होता है, फालतू का एक माहौल बनाना, स्टंट दैट नो वन टेक्स सीरियसली, जो कोई सीरियसली लेता नहीं है। मेक्स ईरानियंस लुक फुलिश, जो जिससे लगता है कि जो ईरानियंस हैं उनको पूरी दुनिया के सामने मूर्ख साबित करता है। और ये किसने बोला? ब्रैन हुक है, जो यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईरान है, यानी कि जैसे एम्बेसडर होता है ना, वैसे है। तो गाइज ये रहा न्यूज़ मैंने जो कवर कर ली। अब इसके बाद मैं इजराइल को कवर करूंगा, लेकिन ये अगर मैं इजराइल को भी कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इजराइल का प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है। फिर इसके बाद उसके 3-4 न्यूज़ जो आए हैं आपके द हिंदू में और ग्लोबल मीडिया में, उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए ये है इजराइल। जी हाँ, ये इजराइल का नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो पार्ट दिख रहे हो ना छोटा सा, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इतना ये पार्ट दिख रहा है आपको, इतना पार्ट, ये है वेस्ट बैंक। जी हाँ, वेस्ट बैंक। अब आपको पता है कि यहाँ पे दो देशों में लड़ाई, देश नहीं बोल सकते, एक को देश की मान्यता है, दूसरे को देश की मान्यता नहीं है। ये गाजा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है ये पैलेस्टीन का एरिया है। जी हाँ, पैलेस्टीन कहा जाता है, एक मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। और जो इराक, जो आपका इजराइल है, वो ज्यूइश यहूदी वाला देश है। अब होता क्या है कि इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनके बीच में, चाहे वो पैलेस्टीन हो या इजराइल हो। इनके बीच में नेगोशिएशन होता है, समझौता था, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर नेगोशिएशन होता है, समझौता, फिर लड़ाई हो जाती है। तो अभी जो लेटेस्ट लड़ाई का जो पंगा है वो क्या है? अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो इजराइल का सपोर्टर है ना, वो कौन है? अमेरिका। जी, अमेरिका जो है वो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, बहुत बड़ा सपोर्टर है, और इसके दम पे इजराइल बहुत आगे काम करता है। तो इजराइल, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, ये कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। मैं इनकी लड़ाई को भी कवर करूंगा अपने अगले वीडियो में, तो देखिएगा। तो बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ट्रंप ने आके कहा कि चलिए काम करते हैं कि जो इजराइल है आपके पास, इजराइल और जो पैलेस्टीन है, इनके बीच में समझौता करा देते हैं। क्या समझौता है? अब इजराइल क्या कहता है? इजराइल ये कहता है कि भाई अभी इजराइल का कैपिटल तेल अवीव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप जेरूसलम। जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। पूरी दुनिया जो है दो प्रकार के रिलीजन में बटी हुई है। एक जो आपका रिलीजन है दैट इज अब्राहमिक, एक अब्राहमिक रिलीजन आती है और एक धार्मिक रिलीजन आती है। दो प्रकार के रिलीजन है आपके पास, अब्राहमिक और धार्मिक। तो अब्राहम कौन थे? एक ये प्रॉफेट मोहम्मद जैसे थे, वैसे भी ये भी एक प्रॉफेट थे। तो इनको जो मानने वाले हैं, जो सबसे इन्होंने पहला धर्म मानने वाले थे, ये इनको अपना प्रॉफेट मानने वाले थे, वो थे ज्यूइश लोग, यानी यहूदी। उसके बाद क्रिश्चियंस ने इसको मानना शुरू किया कि भाई क्रिश्चियंस के भी ये क्या है, एक प्रॉफेट है। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट इसमें बात जुड़ जाता है, जो रिलीजन जुड़ जाता है, दैट इज इस्लाम। इस्लाम के लोग भी इनको अपना प्रॉफेट मानते हैं। इसीलिए जब आप जाओगे अभी जेरूसलम में, तो यहाँ पे यहूदियों का भी प्रार्थना स्थल है, क्रिश्चियंस का भी प्रार्थना स्थल है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहीं पे इनको सूली पे टांगा गया था। और इस्लाम के लोग भी यहाँ पे अब्राहम जी के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। अब मैं धार्मिक की बात करूँगा तो इससे आपका निकला है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। तो जितने भी इज़म वाले धर्म है सब इससे धार्मिक से निकले। तो इसीलिए ज्यूइश, क्रिश्चियन और इस्लामी तीनों का जो ये है, ये एक बहुत बड़ा एक वो है, गढ़ है। जैसे मक्का आप कहते हो, मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा एक स्थल है मुस्लिम कंट्रीज़ का या इस्लाम का, वो जेरूसलम है।
तो इजराइल कहता है कि मैं इसको अपना कैपिटल मानता हूँ। अभी तक सिर्फ इंडिया इसको कैपिटल की मान्यता देता है, या कुछ देश को मानते हैं कि इजराइल का कैपिटल है, बाकी इसको कोई मान्यता नहीं देता। तो इजराइल को ये किसी भी कीमत पे चाहिए, लेकिन ये वेस्ट बैंक का एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये ले नहीं पा रहा है। तो अभी ट्रंप ने बोला चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों में सुलह करा देते हैं। बोले क्या सुलह करना है? बोले आप एक काम करो, जो जेरूसलम है ना वो इजराइल को दे दो। इन्होंने पैलेस्टीन को बोला कि आप जो ये जेरूसलम है आप ये इजराइल को दे दो, और हम क्या करेंगे, हम एक फंड देंगे जिससे आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ एरिया और है जो मतलब जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है, तो हम ये कुछ यहाँ पे एरिया और छोड़ देंगे, और ये एरिया जब आप छोड़ोगे ना, इजराइल के जब इतना एरिया आप छोड़ दोगे, तो हम पूरे वेस्ट बैंक को इस गाजा पट्टी से सुरंग के मतलब अंडरग्राउंड सुरंग बनाएंगे और इससे इसको जोड़ देंगे, जिससे आपको इस पर रूल करने में, यहाँ पे आने जाने में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री या ऑटोनोमस पार्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा, जिसको पैलेस्टीनियों ने खारिज कर दिया। पैलेस्टीनियों ने बोला ये मजाक हमें नहीं चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा था कि जेरूसलम इज़ नॉट फॉर सेल, ये अखबार में छपा गया था। तो अभी फिर से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई होगी, और इजराइल ने इनका 1/3 पार्ट यानी 30% पार्ट पे कब्जा कर लिया। जी हाँ, 30% पार्ट पे पैलेस्टीन के इन्होंने कब्जा कर लिया। और अब जो आपके नेतन्याहू जी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि हम इसको एनेक्स करेंगे। एनेक्स करना मतलब क्या, इसको हम अपना पार्ट बना देंगे, क्योंकि 130 घर जो वेस्ट बैंक में हैं वो इजरायली हैं, यानी वो यहूदी हैं, उनको हमें इजराइल में मिलाना है, उनको हमें इजराइल की सोवेनिटी में मिलाना है, उनको हमें इजराइल का पार्ट बनाना है, इसलिए वो उसको मतलब लेना चाहते हैं, 30% पार्ट को लेना चाहते हैं। लेकिन ये 30% पार्ट को अगर इन्होंने ले लिया, जो कि 1 जुलाई को होना था, लेकिन ये टल गया है, थोड़ी देर बाद के लिए टाल दिया गया है। ये कहते हैं कि अगर इन्होंने ले लिया तो ये बहुत सारे रूल्स तोड़ देंगे, जो इंटरनेशनल रूल्स है, यूएन के रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स टूट जाएंगे, तो इसीलिए ऐसा वो ना करें। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जो है वो कह रहे हैं। तो बेसिकली आगे हम लोग इसके जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स छपे हैं इसके ऊपर, उसको हम एक एक करके देखेंगे, और उन न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो वोकैबुलरी यूज़ की गई है, जो इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ एजेंसीज कवर करते हैं वोकैबुलरी, हम उसको भी देखेंगे, करंट न्यूज़ भी देखेंगे, और थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप बिग थम्स अप जरूर देंगे, इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। महादेव।